सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। अब जिस तरह से बिहार में सरकार गिरी, नीतीश कुमार के साथ चुनाव जैसे सरकार में, क्या लग रहा है कि आगे तीसरे मोर्चे को लेकर के ये आठ है? चौटाला साहब ने बहुत पहले कहा था कि तीसरे मोर्चे का गठन होना चाहिए। उन्होंने प्रयास शुरू किए थे, नेताओं से मिले भी थे। हमने चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पे कुछ नेताओं को बुलाया भी था, कई सारे नेता आए भी थे। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे में अड़चन बन रही थी। कांग्रेस तीसरे मोर्चा बने, उसको रोकने के लिए विपक्ष को इकट्ठा करने के नाम के ऊपर अड़चन पैदा करती है। अब जो हालात है उससे मेरी ख्याल बहुत जल्द तीसरे मोर्चे की शुरुआत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की एक सोच है कि कोई भी रीजनल पार्टी का लीडर जो है आगे ना बढ़े। रीजनल पार्टी को कमजोर करने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कर्नाटक के अंदर रीजनल पार्टी की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस सहयोगी थी, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ सरकार टूटी। उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस वहाँ भी नहीं चाहती थी कि उद्धव ठाकरे कोई मजबूत नेता बने, तो वहाँ भी कमजोर कर दी सरकार तोड़ दी। बीजेपी ने वहाँ हर तरह की गेम खेलने का काम किया। बिहार के अंदर भी यही चीज करने जा रहे थे। बिहार में एक इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, आरपी सिंह के नाम से। उसको इन्होंने पहले बिना नीतीश जी को कॉन्फिडेंस में लिए मिनिस्टर बना लिया और उसके जुम्मे लगाया कि अब नीतीश को कमजोर करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसा आपने महाराष्ट्र में किया है वैसा आप बिहार में करो। नीतीश जी को समय रहते जानकारी लगी, लोगों का विश्वास उनके प्रति था। उन्होंने अपने विधायकों से, एमपीओ से बात करी। बात करके सबसे पहले जिसके माध्यम से सरकार को कमजोर करना चाहते थे उसको निकाला, और फिर भाजपा को भी उन्होंने एक सबक दिया कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम कोई इस देश के लिए कोई अच्छा कोई नहीं सोच रहे, तुम तो केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करके तानाशाह तरीके से इस देश पे काबू होना चाहते हैं। अब आप मान के चलो, अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है तो थर्ड फ्रंट बन गया, तो फिर बीजेपी भी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बीजेपी भी आज के दिन में लोग जिस तरह नाराज हैं, तीसरा मोर्चा बना तो बाहर हो जाएगी, रुकेगी नहीं। हरियाणा में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन आपस में कई बातें आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी करते रहते हैं। अभी धनखड़ जी ने कल कहा कि दुष्यंत चौटाला ख्वाब देख रहे हैं, सपने देखने में क्या देखते रहे, लेकिन सरकार तो हम नहीं चलाते। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार नहीं चला रहे, गिरोह के रूप में लूट रहे हैं। आज कोई राज थोड़ा ही है, आज तो हर डिपार्टमेंट में कमीशन फिक्स है। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था कि तिरंगे के नाम पे भी इन्होंने लूट लिया इस प्रदेश को। ये तो लूटने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है लुटेरे जल्दी कोई ना कोई
इनको पार करने के लिए रास्ता बना रहे हैं। इस तरह से विधानसभा में कुलदीप वत्स ने कहा, रामकुमार गौतम ने कहा कि 10-10% कमीशन ले रहे हैं। आप एक चीज बताओ मुझे, सरेआम आरोप लगा विधानसभा में, जी, नाम लेके आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री क्या सोया हुआ है? मुख्यमंत्री ने जब एक एमएलए आरोप लगा रहा है उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। अगर वो एमएलए गलत आरोप लगा रहा है उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, और अगर सही है तो फिर जो लूट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब मुख्यमंत्री कहीं कमज़ोर है, मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मुख्यमंत्री को भी कहीं डर होगा कि तेरी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए प्रदेश में कुछ भी हो इनको तो अपनी कुर्सी चाहिए। सर, विधानसभा में आपने एक मुद्दा उठाया था आरओ लाइसेंस को लेकर के, तो सरकार का कहना था कि हमने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन अब तक ना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने वहाँ बहुत खुल के बताया था, सरकार कहाँ है? तुम फिर सरकार करो। सरकार तो हो तो फिर आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने वहाँ जो गुड़गांव का एमएलए था उससे पूछा, मैं बोला तेरे यहाँ 5 लाख रुपए लगते हैं कि नहीं लगते लाइसेंस के? उसने उसी टाइम खड़े होकर के कहा कि 5 लाख रुपए लिए हमारे यहाँ लगते हैं। तो मुख्यमंत्री इंक्वायरी कराई इस बात की कि 5 लाख रुपया कौन ले रहा है, किसके खाते में जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार के पास ही वो पैसा उनके माध्यम से आ रहा है, इसलिए चुप है, सब लूट में शामिल है। सच्चाई ये है कि 25 सितंबर को जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार फतेहाबाद पहुँचते हैं। अभी हमने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया, ये कयास है बिना मतलब। मैं कल जाऊंगा, कल हमारी पार्टी की मीटिंग है स्टेट की, उस मीटिंग के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा और उस मीटिंग में ही हमारे जो सीनियर साथी हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। चौटाला साहब भी उस मीटिंग में आएंगे। चौटाला साहब से आदेश लेंगे कि किन किन नेताओं को हमने निमंत्रण देना है। उनको फिर मैं अगले 2-3 दिन में दिल्ली रह करके, दिल्ली में जो नेता होंगे उनसे पर्सनली मिलके इनवाइट करके आऊँगा। कोई दिल्ली से बाहर जिनको निमंत्रण देना है उनके पास जा कर के निमंत्रण देना पड़ेगा, तो उनको वहाँ जा कर के इन्वाइट करके आऊँगा। या हमारी पार्टी के सीनियर साथियों की ड्यूटी लगाएंगे कि वो जा कर के उनको निमंत्रण दे करके। मतलब एक आदमपुर चुनाव को लेकर के सोनाली फोगाट की एक चर्चा चल रही है कि इनेलो में शामिल हो सकती है। उन्होंने भी ट्वीट किया था कई दिन पहले कि शेरनी अगर 2 कदम पीछे खींच ले तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, यानी कि चुनाव लड़ने का उनका मूड है। कोई आदमी हमारी पार्टी में आके शामिल हो और वो कि मुझे टिकट दे दो मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हमारा कार्यकर्ता क्या करेगा? ये कोई कांग्रेस थोड़ी है जो आज ज्वाइन किया अगले दिन उसको टिकट सुना दी। ये बीजेपी थोड़ी है जिसको आज ज्वाइन कराओ कल टिकट दे दो। आपके सामने उदाहरण है, कांडे को 2 दिन पहले ज्वाइन कराया था, बीजेपी ने टिकट दे दिया। पवन बेनीवाल को 4 दिन पहले ज्वाइन कराया था, टिकट दे दी। इसका मतलब इनका दिवाड़ा पिटा हुआ है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो इसीलिए पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है कि उसका सम्मान है, उसकी इज्जत है। हमारी टिकट कार्यकर्ताओं से पूछ के दी जाती है। हमारी टिकट का दावा कोई ऐसे नहीं कर सकता कि मैं उस पार्टी की टिकट ले आऊँ। यहाँ तो कार्यकर्ता तय करेंगे। कोई पार्टी में शामिल हो स्वागत है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं शर्त के साथ शामिल होता हूँ, मुझे टिकट चाहिए, टिकट तो चुनाव लड़ना है, तो वो कार्यकर्ता फैसला करेगा। वो फैसला मैं नहीं कर सकता, वो फैसला कोई और उसको ज्वाइन कराए वो नहीं कर सकता।